Hello, good morning, students. So, once again, I welcome you all. And in today's class, I have taken the fourth chapter of geography of class 10th, and this is what we call agriculture. So, before we proceed to the different types of farmings which are practiced in India and the cropping patterns and the different crops which are cultivated in India, we are going to see that how the word agriculture it has been derived and what are the significance of agriculture is there in Indian economy. तो ये सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया और जो इंडिया के अंदर जो डिफरेंट जो मेजर क्रॉप्स हैं उसको जो कल्टीवेट किया जाता है उसके लिए जो फिजिकल कंडीशंस या जोग्राफिकल जो कंडीशन चाहिए उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और आज ये जो चैप्टर रहने वाला है इसको मैं पूरा है जो एक वीडियो के अंदर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट हाउ द वर्ड एग्रीकल्चर इट हैज बीन डिराइव्ड तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो ये वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड है एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एगर प्लस कल्चर। एंड एगर का मीनिंग होता है फील्ड, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो इसका मतलब हो गया एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि जो कल्टीवेशन जो की जाती है ऑन फील्ड सो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रीकल्चर। और यू कैन से द एग्रीकल्चर इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फीड एंड फाइबर। तो एग्रीकल्चर ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट जो फूड हो गया या जो फीड हो गया, फीड इन द सेंस मतलब जो फूडर क्रॉप्स होती है जिसपे कि हे हो सकता है, इसके अंदर है जो मेज हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, और आप उसको फूडर भी है जो कह सकते हो। सो द एग्रीकल्चर इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। फूड का मतलब जैसे आप लोग जानते ही हो जो पल्सेस हो गया, सीरियल जो क्रॉप्स हो गया, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फीड एंड फाइबर। फाइबर इन द सेंस जैसे जूट हो गया कॉटन हो गया, मेस्टा हो गया, फ्लेक्स हो गया, तो ये सारी जो क्रॉप्स है जिससे हमें जो फाइबर है जो ऑप्टेन होता है। तो एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फीड एंड फाइबर बाय द सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो आप लोग जानते हो कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जहाँ पर हम डिफरेंट क्रॉप्स या जो प्लांट्स है उसको कल्टीवेट करें, इसमें है जो हम डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका भी जो डोमेस्टिकेट है जो किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग food, feed and fiber by the systematic raising of plants and animals. So this is what we call agriculture. Now we are going to discuss the significance of agriculture, that how the agriculture it is important to us. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो एक है जो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फार्मिंग की अगर बात करें तो हम है जो काफ़ी हज़ारों सालों से हम क्या करें, फार्मिंग को है जो प्रैक्टिस है जो कर रहे हैं। इवन बिफोर इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे पहले से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर है जो क्या करें, फार्मिंग है जो कर रहे हैं। तो ये एक है जो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये एक मेजर सोर्स है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। तो ये काफ़ी है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्रूशल है। इफ़ यू लुक एट द इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से काफ़ी है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भी है जो एग्रीकल्चर है जो टू थर्ड है जो एम्प्लॉयमेंट है जो क्या कर रहा है, जनरेट है जो कर रहा है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड तो एग्रीकल्चर स्टिल इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर है जो वो ट्रेड को है जो क्या करता है, प्रमोट करता है। ट्रेड हो गया, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। जैसे कि हम डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं जो उसको हम कल्टीवेट करें तो उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट है जो कर पा रहे हैं। तो वो उसमें जो ट्रेड के अंदर कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी जो एग्रीकल्चर का एक है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। And if you look at the third point, that एग्रीकल्चर इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर अभी भी है जो 15 से 18% के बीच में वो हमारे जीडीपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट है जो कर रहा है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है जो एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का। इसके बाद में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर है वो अभी भी है जो सपोर्ट करता है, या एग्रीकल्चर इट सपोर्ट वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कई तरह की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है जो सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, तो जो कॉटन टेक्सटाइल है बेसिकली एक है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है। तो इसमें जो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है कॉटन के ऊपर, और जो कॉटन है जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो एक है जो रॉ मटेरियल है दैट दिस इंडस्ट्री इट ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो इस तरह से उसी तरह से अगर हम बात करें जैसे जूट टेक्सटाइल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, तो ये सारी जो इवन जो बहुत सारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो भी है जो अपना रॉ मटेरियल है जो कहाँ से ऑब्टेन करती है, एग्रीकल्चर से है जो ऑब्टेन करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो इवन जो एग्रीकल्चर है वो एक मेजर सोर्स है किसका, फूड का। फूड का एक मेजर सोर्स है ऑब्वियसली।
हम पहले काफ़ी रिलाई करते थे फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, और उससे हमें जो एसेंशियल जो फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो राइस हो गया या व्हीट हो गया या इवन जो मिलेट्स हो गया, उसको हमें जो परचेज़ है जो करना पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास में जो सफिशिएंट है जो स्टॉक है, तो एग्रीकल्चर है जो एक बेसिक है जो एक मेन सोर्स है किसका, फूड का है जो एक मेन है जो सोर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको मालूम होगा कि जो एग्रीकल्चर है, बाय एक्सपोर्टिंग दिस डिफरेंट फूड क्रॉप्स और डिफरेंट कमर्शियल क्रॉप्स वी गेट मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है जो इससे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है जो बनाती है। Now we are going to discuss the another topic of this chapter, and this is what we call टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर है जो हम जो फार्मिंग है वो काफ़ी लंबे से हमें से जो फार्मिंग है जो प्रैक्टिस है जो करते आ रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज ईयर्स मतलब कई हज़ारों सालों से हम क्या देख रहे हैं कि जो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से हम क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर कई सालों से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो फार्मिंग के जो मेथड्स हैं उसमें हमें चेंजेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हम इंडिया के अंदर जो सब्सिडेंस टाइप ऑफ फार्मिंग से लेकर जो कमर्शियल टाइप ऑफ जो फार्मिंग है उसको हम क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो कहने का मतलब हो गया कि एक ज़माने में इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स जो हम कल्टीवेट करते थे वो सब्सिडेंस बेसिस पर है जो करते थे, वो सिर्फ है जो डोमेस्टिक नीड्स की वजह से उनको है जो कल्टीवेट है जो किया जाता था। लेकिन इतने सालों की वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट को देख लें या जो सोशल और जो कल्चर जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से अगर हम देखें, या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से अगर हम देखें, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज हमें जो कमर्शियल जो टाइप्स है फार्मिंग का उसको हम क्या करें, प्रैक्टिस है जो करें। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग का वो ओवर द पीरियड है जो वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वो चेंज हुआ है सब्सटेंस से है जो कैसे चेंज हुआ है, जो कमर्शियल फार्मिंग में है जो चेंज हुआ है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग। जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर जो सबसे पहला जो टाइप है फार्मिंग का, उसको हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो आउटडेटेड, जो पुरानी जो टेक्निक के ऊपर है जो बेस्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव है जो कहने वाले हैं। उसके बाद में इसका जो दूसरा जो वर्ड इसके साथ में जो अटैच है इस फार्मिंग में, जिसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस। और सब्सिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी फार्मिंग जो कि डोमेस्टिक पर्पज से उसको कल्टीवेट है जो किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम इस तरह की फार्मिंग को हम क्या करें, प्रैक्टिस है जो करें। और इसके अंदर है जो प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। प्रिमिटिव टूल से मतलब है जैसे कि प्लाउ हो गया, स्पेड हो गया, हो गया, या जो डिगिंग स्टिक है उसका जो इस्तेमाल है जो किया जाता है। मतलब ऐसी जो टेक्निक्स जो कि पुराने पुराने जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस फार्मिंग के अंदर है जो यूज है जो किया जा रहा है। इवन इसमें जो मेथड्स हैं जो फार्मिंग के, जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी है जो पुरानी टेक्निक पर है जो ये बेस है। इसमें की अगर हम बात करें तो इसमें जो इरिगेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें जो नेचुरल जो रेनफॉल होती है उसके ऊपर ये बेस होती है। इसी तरह से अगर जो नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ये जो फार्मिंग है जो बेस होती है, इसमें किसी भी तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल है जो नहीं किया जाता है। और इस तरह की जो फार्मिंग के अंदर जो फार्मर्स हैं वो मेनली अपने जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका है जो क्या करते हैं, इस्तेमाल है जो करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिमिटिव सब्सटेंस टाइप ऑफ फार्मिंग और इसी का जो एक जो टाइप है, दिस इज वन टाइप ऑफ दिस प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्लैश एंड बर्न। और आप इसको एक और नाम से इसको वी कैन कॉल इट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी है जो जानते हैं। तो ये स्लैश एंड बर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो फार्मर्स हैं दे कट वन पैच ऑफ लैंड जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जो या जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर है जो जंगल का एक जो कोना होता है, सिरा होता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वहाँ से काटते हैं। और काटने के बाद में, काटना इन द सेंस में उनको स्लैश करने, और स्लैश करने के बाद में उनको वहाँ पर क्या करते हैं, जलाते हैं। और जलाने के बाद में कुछ साल के लिए वहाँ पर है जो फार्मिंग को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो फार्मिंग की अगर बात करें प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो टोटली है जो नेचुरल जो फर्टिलिटी हो गया या जो नेचुरल जो रेनफॉल है, पुराने जो टूल्स और उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली उनका जो प्रोडक्शन है ईयर टू ईयर वो क्या होना शुरू होता है, वो है जो कम होना शुरू होता है। और जैसे इनका प्रोडक्शन है जो कम होना शुरू होता है, तो दोबारा वो क्या करते हैं, उस फील्ड को छोड़कर है जो दूसरी नई जगह पर वो जाकर है जो सेटल हो जाते हैं। और फिर से दोबारा है जो वहाँ पर वो जंगलों को वहाँ पर काटते हैं, और फिर से 1-2 साल 3 साल वहाँ पर है जो कल्टीवेशन वहाँ पर करते हैं, और दोबारा उस फील्ड को इस तरह से क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो फार्मिंग है इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न, और आप इसको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आप इसको कह सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज प्रैक्टिस इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी इसको प्रैक्टिस में है जो वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो फार्मिंग है
इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको सिंस 1947 जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको क्या कर रही है, डिस्करेज है जो कर रही है, क्योंकि इससे जो फॉरेस्ट है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। एंड ऑब्वियसली जैसे कि आपको मालूम हो कि जो जंगलों को जलाने से इससे जो वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो भी खत्म होता है, जो वहाँ की जो डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी एक खतरा होता है। और साथ ही साथ है जो इससे है जो एयर पोल्यूशन भी होता है। तो कई तरह के इश्यूज हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। फॉरेस्ट को काटने से सॉइल इरोजन भी है जो बढ़ता है। तो इन सब रीजंस की वजह से इस तरह की जो फार्मिंग है उसको पिछले कई सालों से इसको हम क्या करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इसको है जो डिस्करेज है जो कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये स्लैश एंड बर्न की अगर बात करें या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये है जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का ही एक है जो टाइप है। एंड एज आई टोल्ड यू, स्टिल इट इज प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ हिस्सों में अभी भी इसको प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये अलग अलग जो लोकल नेम्स हैं उससे ये जानी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसको है जो जूमिंग है जो उसको कहा जाता है, जिसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो वहाँ पर इसको जूमिंग है जो उसको कहा जाता है। दूसरी तरफ जो मणिपुर हो गया तो वहाँ पर इसको पामलू है जो कहा जाता है, दीपा है जो कहा जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वहाँ पर इसको दीपा के नाम से इसको जाना जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज़ नॉट ओनली इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में ही प्रैक्टिस नहीं होती बल्कि दुनिया के जो दूसरे जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर भी इस तरह की फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, एंड कोनकू है जो इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका एंड लडांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। तो ये सारे हैं जो डिफरेंट जो नेम्स हैं इसी फार्मिंग के, जो कि अलग अलग पार्ट्स में इसको हम क्या करें, प्रैक्टिस है जो करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी इसको अलग अलग पार्ट में इसको प्रैक्टिस है जो किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो बीवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोंडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, देन पामा डाबी और कोमान और ब्रिंजा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट और वालर और वालरे इन साउथ ईस्ट राजस्थान। तो राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इस फार्मिंग को जो प्रैक्टिस है जो किया जाता है, जो जिसमें डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो वहाँ पर है जो इसको वालर या वालरे के नाम से इसको जाना जाता है। एंड खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड जुमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मिंग है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, और जो इंडिया के जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इट इज आल्सो प्रैक्टिस इन दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर जो ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की फार्मिंग है जो प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है। Now we are going to discuss another type of farming, and this is what we call intensive subsistence farming. तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे कि इस तरह की जो फार्मिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो काफ़ी है जो क्या है, स्मॉल है। जैसे कि आपने शायद पहले पढ़ा होगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो साइज है लैंड होल्डिंग की वो बड़ी होती है, लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वो क्या होती है, छोटी होती है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होगी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर, इसमें ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होगा, ये लेबर इंटेंसिव भी होगी, और साथ ही साथ इसके अंदर जो साइज है लैंड होल्डिंग की जो साइज है वो भी क्या होगी, छोटी होगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटेंसिव और सब्सटेंस का मतलब हो गया वही दोबारा जो सेम मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर इस फार्मिंग में भी है जो फार्मिंग का जो पर्पस है वो क्या है, डोमेस्टिक पर्पस रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक जैसे मैंने आपको बताई दिया कि एक लेबर इंटेंसिव है, और इस लेबर इंटेंसिव तो है लेकिन साथ ही साथ हमने जो अभी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इस तरह की फार्मिंग क्या होता है कि जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग काफ़ी छोटी होती है, और जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है इन एरियाज में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो फार्मर्स है दे ट्राई टू गेन मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन वो ऑप्टेन करने की क्या करते हैं, कोशिश है जो करते हैं। तो उसकी वजह से वो जो नई मेथड्स है फार्मिंग के उनका इस्तेमाल भी किया जाता है, बायोकेमिकल का इस्तेमाल भी करते हैं, फर्टिलाइजर का भी वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन क्या क्या कर सकें, उसको ऑप्टेन है जो कर सकें। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो उसका जो रीजन है वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब फार्मर है और उसके अगर 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली जो भी उसके पास में जो जमीन है या जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो अपने बच्चों में जो डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से अगर वो जो 2 बच्चे हैं उनके और अगर 2 बच्चे और होते हैं तो उस कंडीशन में जो वो जमीन है वो दोबारा उनके बच्चों में क्या हो जाएगी, डिवाइड है जो होती जाएगी। तो ये प्रोसेस है जो चलता जाएगा। और इसी रीजन की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो आपने देखा होगा कि जो साइज ऑफ जो लैंड होल्डिंग्स हैं या जो फील्ड की जो आकार है या जो साइज है वो काफ़ी छोटी हमें देखने को मिलती है।
तो ये एक वो रीज़न है। और इस तरह की जो छोटे जो साइज़ होती है लैंड होल्डिंग्स की, वो अनइकोनॉमिकल होती है। वो क्या होती है? अनइकोनॉमिकल होती है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो जो खेत हैं, वो एक जगह नहीं होते बल्कि वो बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरह से कि जो फार्मिंग जो प्रैक्टिस करना, वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा है जो फ़ेवरेबल है, जो नहीं होता है। तो ये जो फार्मिंग है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो इंडिया में इस तरह की जो फार्मिंग है, उसको भी हम प्रैक्टिस में हम देखते हैं। स्पेशली जो अगर हम बात करें, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर आपको इस तरह की, या इवन जो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, जहाँ पर है जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग आपको देखने को है जो मिलेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर हम अभी जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की जो फार्मिंग की अगर हम बात करें, जिसके जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो जो फार्मिंग का जो पर्पस है, वो डोमेस्टिक ना होकर है जो वो क्या होता है? कमर्शियल होता है। तो ऑब्वियसली जब वो कमर्शियल होगा, तो इसमें जो फार्मर्स हैं, इवन दे ट्राई टू गेन मोर एंड मोर कमर्शियल बेनिफिट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कमर्शियल जो बेनिफिट है वो लेने की क्या करेंगे? कोशिश है जो करेंगे। तो इसकी वजह से वो मॉडर्न जो इनपुट्स हैं उनका क्या करेंगे? इसके अंदर है जो इस्तेमाल करेंगे। वो मॉडर्न इनपुट्स हैं जो HYB सीड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब का क्या करेंगे? वो इस्तेमाल है जो करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा है जो हो सके। और एक बात और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो जो डिग्री ऑफ जो कमर्शलाइजेशन की अगर बात करें, तो वो वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जैसे कि अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे कि उड़ीसा के अंदर जो पैडी या जो राइस का जो कल्टिवेशन है, वो वहाँ पर है जो फार्मर्स है जो मेनली वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर उसकी वजह से वो उड़ीसा के अंदर वो जो राइस या जो पैडी का जो कल्टिवेशन है, उसको सब्सटेंस जो पर्पस होता है, तो उसको हमें जो सब्सटेंस टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर जो उसको इंक्लूड है जो किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो पैडी या जो राइस का जो कल्टिवेशन जो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो किया जाता है, वो सब्सटेंस ना होकर है जो वो क्या होता है? कमर्शलाइजेशन है जो होता है। तो इसकी वजह से जो डिग्री ऑफ जो कमर्शलाइजेशन, इट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो एक रीजन से दूसरे रीजन में जो उसमें आपको वेरिएशन है जो देखने को मिलेगा। तो दिस इज द थिंग, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये जो कमर्शियल जो फार्मिंग है, इसी का एक जो टाइप है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्लांटेशन। इसको हम क्या करेंगे? अभी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली जो सारे जो फीचर्स हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग के जो फीचर्स हैं, वो आपको प्लांटेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्लांटेशन की अगर बात करें, तो इसको हम जो मोनोकल्चर भी कहते हैं। और मोनोकल्चर का मतलब हो गया कि जिसमें एक जो सिंगल क्रॉप है, उसको बड़ी स्केल पर है जो कल्टीवेट है जो किया जाता है। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। उसको बड़ी स्केल पर है जो उसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, इस तरह की जो फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ये जो है जो लार्ज जो ट्रैक्ट होता है लैंड का, तो वहाँ पर इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है, क्योंकि एक ही क्रॉप है, उसको बड़ी स्केल पर यहाँ पर क्या किया जाता है? कमर्शियल पर्पज के लिए उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा एरिया भी क्या करता है? कवर करता है। जैसे कि अगर आपने जो टी प्लांटेशन या जो रबर प्लांटेशन अगर आपने देखा होगा, तो जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, तो वहाँ पर वो जो सिंगल क्रॉप है उसी का कल्टीवेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा एरिया में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इस तरह की जो फार्मिंग के अंदर जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, वो है दैट इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की जरूरत हो इसमें महसूस होती है, क्योंकि काफ़ी पैसा चाहिए इस तरह की जो फार्मिंग को करने के लिए। और ये जो फार्म्स होते हैं, हाँ, फार्म्स की अगर बात करें या जो ये प्लांटेशन की अगर बात करें, ये हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं। ये हाईली है जो क्या होते हैं? मैकेनाइज्ड होते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है जो कैपिटल की जरूरत इसके अंदर है जो की जाती है। उसके बाद में जो इसकी जो थर्ड जो इसका जो इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, वो है ये सिर्फ है जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ये है जो एक लेबर इंटेंसिव भी है। इसमें आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो प्लांटेशन होते हैं, तो वहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर्स है जो क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे कि असम की अगर बात करें, असम में जो बड़े बड़े जो प्लांटेशन हैं, तो वहाँ पर जो काम करने के लिए लोग इवन उड़ीसा से भी जा रहे हैं। मतलब कि जो खैर जो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, या जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के तो यही, लेकिन काफ़ी दूर दराज के लोग वहाँ पर, उड़ीसा के लोग भी वहाँ पर जाकर क्या करते हैं? इन प्लांटेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो माइग्रेंट जो लेबर्स हैं उनका काफ़ी इस्तेमाल होता है इस तरह की फार्मिंग में, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है इस तरह के जो फार्म्स के अंदर, वो है जो मैनुअली होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो टी प्लांटेशन में किस तरह से वहाँ पर जो विमेन्स और जो बच्चे होते हैं, वो किस तरह से जो टी लीव्स है उनको क्या करते हैं? प्लग करते हैं। इसी तरह से जो रबर जो प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पर जो लेटेक्स को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, प्लांट्स के ऊपर मार्क करना, उसके फिर बाद में जो पाइप लगाकर जो लेटेक्स है उसको कलेक्ट करना कोकोनट शेल के अंदर या जो प्लास्टिक बैग के अंदर। तो ये सारे जो प्रोसेस की अगर बात करें, तो इसमें लेबर का काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में अगर जैसे आपको मालूम होगा कि जो ज़्यादातर जो प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं, वो क्या है कि वो रॉ मटेरियल है जो प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को। चाहे वो टी को ले लो, चाहे कॉफ़ी को ले लो, चाहे रबर को ले लो, इवन जो डिफरेंट जो फ्रूट्स है जो कल्टिवेट किए जाते हैं, शुगर केन की बात कर लें, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली दे आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं,
तो वहाँ पर है जो एज ए रॉ मटेरियल उनका इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो ये कुछ है जो इसके इंपॉर्टेंट है जो करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। और इंडिया के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारी की सारी है जो प्लांटेशन क्रॉप है। और इसके बाद में अगर हम टी की अगर बात करें तो टी का जो टी प्लांटेशन वो हमें असम और जो नॉर्थ बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें जो कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी के बड़े बड़े प्लांटेशन हमें जो कर्नाटक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और कर्नाटक है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेट है जो कि प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। और जो भी प्लांटेशंस हैं, जो भी मतलब प्लांटेशंस के डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो ज़रूरी है। बगैर उनके फुलफिलमेंट के या बगैर वो डिमांड्स पूरा हुए वो प्लांटेशंस हैं जो डेवलप है जो नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो प्लांटेशंस हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया लेटेक्स की अगर बात करें तो लेटेक्स जैसे ही वो कलेक्ट होता है जो बकेट्स के अंदर या कोकोनट शेल के अंदर जब वो इकट्ठा किया जाता है तो इमीडिएटली है जो वो नियरेस्ट जो भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर वो पहुँचना चाहिए। तो वो उसके लिए ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। अगर वो टाइम पे नहीं पहुँच पाता है तो उस कंडीशन में वो सारा का सारा जो लेटेक्स है वो खराब हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद में इवन जो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है। इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो मार्केट है, क्योंकि जो भी क्रॉप्स आप हम कल्टीवेट करें वो अल्टीमेटली जो मार्केट के लिए क्या करें उसको कल्टीवेट करें। तो मार्केट आल्सो इट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, इस तरह से हमने जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स हैं उसको हमने वन बाय वन है जो डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो हमने जो डिस्कस किया था दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसी का एक जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद में जो सेकंड जो टाइप ऑफ फार्मिंग हमने जो डिस्कस की है दैट इज व्हाट वी कॉल इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। और जो थर्ड जो फार्मिंग हमने जो डिस्कस किया है दिस इज व्हाट वी कॉल कमर्शियल फार्मिंग। और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसी का एक जो टाइप है जिसको हम प्लांटेशन और मोनोकल्चर भी है जो कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉपिंग पैटर्न। यहाँ पर हम जो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जो डिस्कस करेंगे। और इफ यू रिमेंबर इन द क्लास 9th, आपने जो ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इंडिया में जो फिजिकल जो डाइवर्सिटी किस तरह से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट है जो करती है। तो इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, रिवर वैलीज आर देयर, ठीक है, आइलैंड्स हैं। इसके अलावा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो इंडिया के अंदर जो फिजिकल जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। हर तरह के जो लैंड फॉर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं रीजंस की वजह जब फिजिकल डाइवर्सिटी होगी तो उसमें जो क्लाइमेट भी आएगा और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी आपको देखने को है जो मिलेगी। और साथ ही साथ है जो उसके साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये दोनों चीजें जो फिर हम क्या देखते हैं कि इट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, क्रॉपिंग पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें ये चीजें जो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर जो डिफरेंट जो फूड क्रॉप्स हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो कॉन्डिमेंट्स हो गया, इन सबको हम क्या करें कल्टिवेट है जो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्डिमेंट से मतलब होता है कि ऐसी क्रॉप्स जो कि फूड के अंदर, खाने के अंदर, जो कुकिंग के अंदर है जो फ्लेवर है जो ऐड करती है, स्पेशल जो फ्लेवर है उसको ऐड है जो करती है। जैसे कि सॉस हो गया या जिसको हम केचप भी कह सकते हैं, या फिर जो मेयोनीज की अगर बात करें, विनेगर की अगर बात करें, तो ये वो सारी चीजें, इवन जो मस्टर्ड भी है जो कॉन्डिमेंट्स में इसको इंक्लूड है जो किया जाता है रेदर देन दी दिस इज व्हाट वी कॉल स्पाइसेस। तो कॉन्डिमेंट्स के मतलब वो सारे फूड आइटम्स हैं जो फूड के अंदर या कुकिंग के दौरान खाने में ऐड किए जाते हैं जिससे उनको अलग फ्लेवर है जो मिलता है। तो ये सारी जो चीजें आपको मालूम है इंडिया के अंदर हम क्या करें उसको कल्टीवेट है जो कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, जो फिजिकल जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और जो कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर है जो 3 डिफरेंट जो एग्रीकल्चर सीजन्स हैं उनको प्रैक्टिस है जो किया जाता है। एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। एक है रबी, दूसरा है जो खरीफ है, और जो थर्ड जो सीजन है उसको हम क्या कहते हैं, जायद है जो कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट सीजन आर देयर। तो इन 3 सीजन्स को हमें जो वन बाय वन है जो क्या करेंगे डिस्कस है जो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रबी के बारे में जो डिस्कस करते हैं। तो रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये वो सारी क्रॉप्स हैं जिसको विंटर के साथ में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। सो दीज आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर के ऑनसेट के साथ में इनको है जो कल्टीवेट या उनको उगाया जाता है। तो इनको जो विंटर क्रॉप भी हम कहते हैं, कई बार है जो इनको हम क्या कहते हैं विंटर क्रॉप भी है जो कहते हैं। सो इसमें जो सीड्स हैं उनको फील्ड में कब उनको उगाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको उगाया जाता है। और इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल से जून के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग है जो होती है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो वो सारी क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं जिनको टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए, और साथ ही साथ जिनकी जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है या जो रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम होती है। तो इस तरह से जिनको कूल कंडीशंस की जरूरत होती है और जिनको पानी भी कम चाहिए, तो इस तरह की जो क्रॉप्स है उसको हम रबी में क्या करते हैं उसको कल्टीवेट है जो करते हैं।
इसमें जो मेजर जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें वीट हो गया, बार्ली हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। ये वो सारी क्रॉप्स हैं जिसको इंडिया के अंदर नॉर्दर्न, सेंट्रल और जो वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट और जो रबी क्रॉप्स को यहाँ पर है जो कल्टीवेट है जो किया जाता है। एंड इसके बाद में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो सक्सेस हुई है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेट 1960s में इसको शुरू किया गया था, तो उसमें जो व्हीट जो कल्टीवेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। तो रबी के अंदर जो मेजर जो फूड क्रॉप है वो है व्हीट है। और व्हीट का जो सक्सेस हुआ है तो वो एक काफ़ी जो रबी जो क्रॉप्स है उसको है जो क्या करती है, उसको उसके प्रोडक्शन को है जो एनहांस करती है। तो ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पर मेनली है जो व्हीट है उसको कल्टीवेट है जो किया जा रहा है। इसके बाद में अगर आप लोगों को मालूम होगा कि हम देखते हैं कि जो विंटर के अंदर जो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं जो डेवलप होते हैं, जिनको हमें जो वेस्टर्ली डिप्रेशन भी कहते हैं और विंटर साइक्लोन्स भी हम उनको कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको है जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर लेकर आती है। तो उसकी वजह से जो इन मंथ्स में जो अक्टूबर के बाद की अगर बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है राजस्थान या जो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, जो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा के अंदर, उस बारिश को हम क्या कहते हैं, मावट है जो उसको कहते हैं। तो ये जो रेनफॉल है सो दैट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स है उनके लिए काफी फायदेमंद है जो रहती है। अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो सीजन है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर है जो डिस्कस करेंगे आफ्टर द रबी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल खरीफ। खरीफ है जो अब इसको डिस्कस करेंगे। तो खरीफ इट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। इसकी शुरुआत है जो मानसून के साथ में इसकी है जो शुरुआत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि इंडिया के अंदर जो मानसून की जो एंट्री है वो जून में होती है। जो फर्स्ट वीक ऑफ जून की अगर बात करें तो वो केरल के अंदर जो एंटर है जो कर जाता है। तो ये है जो इसकी शुरुआत है जो मानसून के साथ में इसकी शुरुआत होती है। जैसे जैसे मानसून है जो एडवांसिंग मानसून इंडिया की तरफ है जो बढ़ता है या नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता है, तो वैसे वैसे इंडिया के जो अलग अलग कोने में या जो अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ पर है जो खरीफ की जो फसलें उनको उगाना जाना शुरू किया कर दिया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर वो सारी क्रॉप्स हमें देखने को मिलेंगी जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत होगी और ज़्यादा पानी की उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सारी क्रॉप्स हैं जो किस में आएगी, खरीफ क्रॉप के अंदर है जो उसको इंक्लूड है जो किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप एज आई टोल्ड इट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून के साथ में इसकी शुरुआत होती है। और इसके हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इन फसलों की जो हार्वेस्टिंग है जो हो जाती है। और इसमें जो मेजर जो क्रॉप्स हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है वो है पैडी हो गया, जिसको हम राइस भी कहते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो क्रॉप्स हैं। इसमें अगर हम जो मेजर जो मैंने बताया कि जो फूड क्रॉप है वो कौन सी है, वो राइस है। और राइस का जो कल्टीवेशन है जो असम हो गया, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ सभी जगह पर है जो इवन जो पंजाब हरियाणा हो गया तो वहाँ पर भी इसको कल्टीवेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे अगर जो जो मैप जो बने हुए हैं यहाँ पर इंडिया में जो राइस और जो व्हीट का जो कल्टीवेशन जो एरिया अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न जो पार्ट है उसको अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो राइस का जो कल्टीवेशन है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में हो रहा है ना, और गुजरात से लेकर असम तक उसका कल्टीवेशन हो रहा है। तो राइस है जो इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फूड क्रॉप है। राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो लगभग आप ये मान सकते हो 60% से 70% जो पॉपुलेशन है उनकी जो बेसिक डाइट है वो क्या है, राइस है। तो राइस इस तरह से एक इंपॉर्टेंट है जो फूड क्रॉप है इंडिया की। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एक असम हो गया, दूसरा वेस्ट बंगाल हो गया और तीसरा हो गया जिसको हम कहते हैं उड़ीसा। इन तीनों स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको है जो तीन डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो देखने को मिलेगी। किसकी, थ्री डिफरेंट सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे किसके, राइस के। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो। मतलब कि इन स्टेट्स के अंदर साल भर है जो वो क्या करें, अल्टीमेटली क्या करें, राइस को क्या करें, कल्टीवेट है जो करें कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस हो गया, अमन हो गया और बोरो। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन दीज थ्री स्टेट्स जिसको हम ऑस, अमन और बोरो है जो कहते हैं। उसके बाद में आपको एक और ध्यान रखना है कि ये तो हो गए दो इंपॉर्टेंट सीजन हो गए जो मैंने आपको बताया। एक हो गया जो पहले हमने जो डिस्कस किया, दिस इज व्हाट वी कॉल रबी, एंड जो सेकंड जो सीजन हमने डिस्कस किया जिसको हम क्या कहते हैं, खरीफ कहते हैं। इसके बाद में एक छोटा सीजन और है जिसको हम कहते हैं जायद। जायद, ठीक है। तो ये जो जायद की अगर बात करें ये एक छोटा सीजन है ये जो कि खरीफ और या आप यूँ कह सकते हो जो रबी और खरीफ के बीच में जो एग्जिस्ट है जो करता है। और इसके अंदर जो मेनली जो फार्मर्स हैं वो जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, या जो वेजिटेबल्स हो गया, फोडर हो गया, है ना, ये सारी क्रॉप्स को क्या करते हैं, कल्टीवेट है जो करते हैं। ये हार्डली 2 महीने या 1.5-2 महीने का है जो क्या होता है, सीजन होता है। और इसमें ये सारी चीजें आपने मार्केट में देखी होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल
जायद इसको जो कहा जाता है, ठीक है। और शुगर केन की अगर बात करें तो ये एक है जो इसको पूरा मैच्योर होने में, शुरू से लेकर इसको मैच्योर होने में लगभग है जो इसको एक साल का जो टाइम इसको लग जाता है। तो इसकी वजह से शुगर केन है वो एक है जो एनुअल क्रॉप है, उसको हम एक एनुअल क्रॉप है जो कहेंगे। अब हम बात करते हैं जो इंडिया के अंदर जो मेजर जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। और इंडिया के अंदर जो अलग अलग जो फूड और जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इसका रीजन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो फिजिकल जो डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अलग अलग तरह की सॉइल्स यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग तरह की जो क्लाइमेट्स यहाँ पर है, साथ ही साथ जो अलग अलग तरह की जो यहाँ पर है जो कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम क्या देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग जो फूड और जो नॉन फूड क्रॉप है उसको कल्टीवेट हम कर पा रहे हैं। इसमें जो मेजर जो फूड क्रॉप है उनकी अगर बात करें तो इसमें है जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ये सारी जो इंपॉर्टेंट है जो क्रॉप्स हैं जिसको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस है जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जो राइस की है जो बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेनली जो एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल कंडीशन और द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड दैट क्रॉप, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चाहे वो फिजिकल जो क्लाइमेट की अगर बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात करें, तो इसका मीनिंग एक ही है ना। तो यहाँ पर आपको है जो उसकी जो फिजिकल कंडीशंस का मतलब हो गया वहाँ पर उस क्रॉप के लिए जो उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे टेम्परेचर उसको कितना चाहिए, रेनफॉल उसको कितना चाहिए, या फिर उसको कितना है जो टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, ये तीनों रिक्वायरमेंट आपको है जो मेंशन है जो करनी है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जोग्राफिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन, ये तीनों चीजें हैं जो एक ही है। तो इसमें आपको टेम्परेचर, रेनफॉल और जो सॉइल है इसका स्पेशली आपने क्या करना, ध्यान रखना। बाकी तो सारी चीजें आपने लर्न करनी है, लेकिन इन तीन चीजों का आपको आइडिया बिल्कुल है जो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, राइस की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में हमें जो डिस्कस करते हैं। और जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो राइस है वो इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप हो गया मतलब कि राइस है जो इंडिया की मेजर फूड क्रॉप है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 60% से ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो राइस को क्या करते हैं, इवन मोर देन 70% वो है जो राइस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। उनकी बेसिक जो डाइट है उसका वो क्या है, हिस्सा है। ये सिर्फ जो अगर हम बात करें इंडिया का जो वेस्टर्न जो पार्ट हो गया, ठीक है, स्पेशली जो राजस्थान या जो वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो गुजरात के कुछ पार्ट्स की अगर बात करें, इन इलाकों को अगर छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मेनली है जो राइस है उसको कंज्यूम है जो किया जाता है। तो राइस है जो इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप है। एक बार क्वेश्चन भी आया था इस तरह से कि नेम द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड गिव इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ में, जो जो व्हीट है वो इंडिया की सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। तो वो राइस है जो स्टेपल फूड क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कौन सी, राइस है। तो राइस की ज्योग्राफिकल कंडीशन आपने लिखनी होगी, वहां पर आप व्हीट को है जो वहां पर है जो इंक्लूड है जो नहीं कर सकते। तो राइस के बाद में जो सेकंड जो स्टेपल फूड क्रॉप है या जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, दैट इज व्हाट वी कॉल व्हीट। तो व्हीट है जो वो सेकंड, इसको हम इसलिए है जो उसको सेकंड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो राइस को क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। और राइस की अगर बात करें तो इंडिया जो आफ्टर चाइना इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। और राइस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो राइस है वो एक खरीफ क्रॉप है, इसको ना सिर्फ पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर और इसकी वजह से इसको खरीफ सीजन में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, रेनफॉल है जो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इन केस इफ रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर तो उस कंडीशन में जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है जो होनी चाहिए। और अगर बात प्लांट किया जाता है राइस को तो उस समय जो मॉइस्ट कंडीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। वो कंडीशन है जो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। और अगर सॉइल की अगर बात करें राइस के लिए, अगर हम सॉइल को अगर देखें तो इसके लिए जो डेल्टिक सॉइल है, लोमी सॉइल है, क्ली सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर इट्स कल्टीवेशन, वो इसके लिए काफ़ी है जो अच्छी होती है। और इसके जो एरियाज या जो रीजन्स की अगर बात करें जहाँ पर राइस है जिसको मिली है जो कल्टीवेट है जो किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो उसके 3 मेजर एरियाज हैं। एक हो गया जिसको नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे, तो पूरा जो पंजाब से लेकर असम तक अगर चले जाएं तो यहाँ पर जो आपको राइस का जो कल्टीवेशन है जो देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो सेकंड जो एरिया है वो है कोस्टल प्लेन्स, वो है जो सेकंड है जो एरिया है वो कौन सा है, कोस्टल प्लेन है। और जो थर्ड एरिया है वो है डेल्टिक रीजन्स। तो ये 3 बड़े एरियाज हैं जहाँ पर आपको राइस की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके प्रोडक्शन की अगर बात करें, स्टेट्स वाइज अगर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, अगर वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, देन आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और उसके बाद में केरल हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें। उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, और
जो बिहार हो गया, ये सारे स्टेट्स की अगर बात करें, ये बड़े प्रोड्यूसर है किसके, राइस के जो बड़े प्रोड्यूसर। इवन इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड ऑल, राजस्थान के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर इरिगेशन की वजह से, जो हनुमानगढ़ के अंदर और जो गंगानगर है वहाँ पर जो इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से भी वहाँ पर जो इरिगेशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में है जो सदर्न जो राजस्थान है वहाँ पर भी इसका कल्टिवेशन है जो हमें देखने को मिलता है। और अब हम बात करेंगे जो सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, उसको हम यहाँ पर है जो डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वीट। वीट को हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीट की अगर बात करें तो वीट है जो इंडिया की जो सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है आफ्टर द राइस, और इसकी अगर बात करें, इसका जो मेन जो प्रोडक्शन जो एरिया है वो है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर इसको मेनली है जो कल्टिवेट है जो किया जाता है। और जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो पैडी या जो राइस है वो खरीफ क्रॉप का हिस्सा है, और जबकि अगर हम बात करें वीट की अगर बात करें तो वीट है जो उसको रबी सीजन में उसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो इसकी वजह से जब बीज है जो बोए जाते हैं वीट के, तो उसमें जो कूल कंडीशंस हैं जो चाहिए होती है, कूल और जो मॉइस्ट कंडीशंस है जो चाहिए होती है, ठीक है। और लेकिन जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसको काटा जाता है, तो उस समय ब्राइट सनी डेज वो काफ़ी अच्छा होता है उस समय। और रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है जैसे कि हमने खरीफ जो क्रॉप्स है उनकी तरह से, को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज इनफ, और जैसे हमने देखा, आपको मालूम है कि इस दौर में जो विंटर में जो राजस्थान और जो पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो महावट होती है या जो विंटर रेनफॉल होती है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए काफ़ी है जो फायदेमंद होती है। और इसकी अगर बात करें जो सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल इसके लिए है जो एलुवियल सॉइल है जो इसके लिए काफ़ी अच्छी, इवन जो ब्लैक सॉइल के अंदर भी इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और अगर हम बात करें जो एरिया या रीजन्स की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो गंगा सतलज जो प्लेन हो गया वहाँ पर इसको कल्टीवेट है जो किया जा रहा है। इसके अलावा जो सदर्न इंडिया के अंदर या जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जो दक्कन जो रीजन है वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और जो स्टेट्स वाइज अगर प्रोडक्शन देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा जो स्टेट है इस समय एट द प्रेजेंट वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद में जो पंजाब हरियाणा वो ऑब्वियसली है ही है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो वीट है उसका कल्टीवेशन है जो हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में हम जो डिस्कस है जो करेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिलेट्स, तो मिलेट्स एक्चुअली एक सिंगल क्रॉप नहीं है। तो मिलेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, वो अलग अलग जो क्रॉप्स है उसका जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं मिलेट्स है जो कहते हैं। इसमें जो प्राइमरीली है जो 14 डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनको इंक्लूड है जो किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मेजर जो मिलेट क्रॉप्स हैं वो है ज्वार, बाजरा और रागी। इन तीन क्रॉप्स को है जो इंडिया के अंदर एज ए मिलेट्स उनको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इन मिलेट्स की अगर बात करें तो इनके जो दाने होते हैं एज कम्पेयर टू पैडी एंड वीट, वो क्या होते हैं, कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब वो थोड़े से क्या होते हैं, रफ होते हैं। इसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिलेट्स के बारे में वो ये है कि इंडिया के अंदर हम काफी लंबे समय से या हजारों सालों से जो मिलेट्स उनको कल्टीवेट है जो करते आ रहे हैं। इसका एक सिंपल रीजन है कि इनकी जो न्यूट्रिशन जो वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा होती है। ये जो मिलेट्स हैं ये काफी ज्यादा रिच होते हैं किसके अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें रागी की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा जो रिच होता है किसमें, आयरन में, कैल्शियम में, और जो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होता है और जो रफेज है उसमें काफी ज्यादा क्या होते हैं, ये रिच होते हैं। तो अब हम ये जो थ्री जो मेजर जो मिलेट्स हैं इसमें ज्वार, बाजरा और रागी, इसको वन बाय वन क्या करेंगे, इसको डिस्कस है जो करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं किसका, ज्वार का है जो नंबर लेते हैं। तो ज्वार की अगर बात करें तो पैडी के बाद में और राइस के बाद में ये थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया की अगर बात कर लें या फिर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो फूड क्रॉप है इंडिया की। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें ये एक है जो रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है कि मतलब कि ये बारिश के ऊपर जो डिपेंड करती है, इसके लिए कोई आपने इरिगेशन का जो इंतजाम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हार्डली इसको इरिगेशन की कभी कभार इसको जरूरत है जो पड़ जाती है, अदरवाइज ये एक है जो रेन फेड क्रॉप है। और महाराष्ट्र है जो सबसे बड़ा है जो प्रोड्यूसर है किसका, इसका ज्वार का, उस एंड फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये बाकी स्टेट्स हैं जो इसका है जो ज्वार का जो प्रोडक्शन है जो कर रहे हैं। उसके बाद में जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो मिलेट क्रॉप है वो है बाजरा। और बाजरा की अगर बात करें तो इसकी भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि या पैडी की बात करें या वीट की तरह या बाकी क्रॉप्स की तरह इनकी भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो सैंडी सॉइल हो गया या जो शैलो जो ब्लैक सॉइल है उसमें आसानी से इसको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। और राजस्थान इसका सबसे बड़ा है जो प्रोड्यूसर है, एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और जो थर्ड जो मिलेट जो क्रॉप है दैट इज व्हाट वी कॉल रागी। और रागी है जो इसको भी जो ड्राई रीजन के अंदर इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। जो रेड और जो ब्लैक सॉइल है और इवन जो सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और जो शैलो ब्लैक सॉइल, वो इसके लिए काफी ज्यादा क्या है, आइडियल है फॉर इट्स कल्टीवेशन। और जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि जो कर्नाटका फेमस है किसके लिए, रागी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो कर्नाटका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है किसका, इसका रागी का, एंड फॉलोड बाय
तमिलनाडु। तमिलनाडु जो सेकंड इंपॉर्टेंट है जो स्टेट है जो कि इसकी कल्टीवेशन के लिए जो जाना जाता है। इसके बाद में भी हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी है जो थोड़ी बहुत अमाउंट में है जो रागी का है जो कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। तो रागी का है जो, जैसे कर्नाटक की अगर बात करें तो वहाँ पर ट्रेडिशनली इसको काफी प्रेफर है जो किया जाता है वहाँ के गाँव में या रूरल एरियाज में, देख प्रेफर इवन मोर देन राइस या पैडी से भी ज्यादा इसका है जो इस्तेमाल होता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल मेज। मेज के बारे में है जो इसको हम डिस्कस करेंगे, और बहुत से अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन में इसको कई बार जो इसको कॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेज की अगर बात करें तो मेज है जो एक है जो फूड क्रॉप है, और साथ ही साथ ये एक है जो फोडर क्रॉप भी है। फोडर क्रॉप का मतलब होता है जो कैटल्स को फीड करने के लिए भी इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। जैसे मैंने आपको इनिशियली शुरुआत में बताया था कि एग्रीकल्चर इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड एंड फाइबर। फीड का मतलब हो गया फोडर क्रॉप्स, जो कि जानवरों के लिए है जो उसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो ये जो मेज है इसको जानवरों के लिए भी है जो कल्टीवेट है जो किया जाता है। इसका जो स्ट्रॉ होता है, इसका जो रेसिड्यू होता है, उसको भी जानवरों का जो कल्टीवेट किया जाता है। और बाहर जो मैक्सिको, अमेरिका के अंदर तो इवन जो मेज है उसको डायरेक्टली है जो जानवरों को है जो बॉईल करके, या सिंपली उसको है जो एनिमल कंजप्शन के लिए भी इसको जो कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना है। और मेज की अगर बात करें तो ये बेसिकली है एक खरीफ क्रॉप, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे बिहार की अगर बात करें तो वहां पर इसको एज ए रबी क्रॉप भी इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। राजस्थान में जैसे आपने देखा होगा कि ये जो सीजन है ये है जो खरीफ सीजन है जो चल रहा है, तो इसमें आपने मेज है जो आप उसको देख सकते हो कि वो मार्केट के अंदर है जो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है जो इसके लिए जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए आइडल है। उसके बाद में सॉइल की अगर बात करें तो ओल्ड एलुवियल सॉइल वो इसके लिए सुटेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिहार है वहां पर इसको है जो एज ए रबी सीजन में उसको कल्टीवेट जो किया जाता है। और मॉडर्न जो टाइम की अगर बात करें इसमें HYV सीड्स की वजह से या फर्टिलाइजर इरिगेशन की वजह से हाल के कुछ सालों में इसका जो प्रोडक्शन है मेज का वो काफी ज्यादा क्या हुआ है, इंक्रीज है जो हुआ है। तो ये हमें देखना है। इसमें जो कर्नाटका हो गया वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेज का, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड ऑल। तो ये है जो इसके बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद में जो अगली जो क्रॉप है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पल्सेस। पल्सेस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पल्सेस की अगर बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। क्योंकि इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है किसकी, वेजिटेरियन की। तो इसकी वजह से जो पल्सेस हैं दे प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल और इंपॉर्टेंट रोल और क्रूशियल रोल इन द वेजिटेरियन जो डाइट्स। वेजिटेरियन डाइट में ये काफी इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करती है पल्सेस, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिच होती है किसमें, प्रोटीन में काफी ज्यादा क्या होती है, रिच है जो होती है। और इंडिया के अंदर जो डिफरेंट जो पल्सेस क्रॉप है उसको हम क्या करें, उसको कल्टीवेट है जो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, पी हो गया, ये सारी जो डिफरेंट क्रॉप्स है इनको है जो कल्टीवेट है जो किया जा रहा है। और इनको कुछ जो क्रॉप है इनको खरीफ सीजन में कल्टीवेट करें, इनमें से कुछ जो क्रॉप है उनको रबी सीजन में उसको कल्टीवेट है जो किया जा रहा है। और अगर हम बात करें ये जो पल्सेस है इनको इवन जो मॉइस्चर की अगर बात करें तो मॉइस्चर भी इनको कम चाहिए होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इन क्रॉप्स में भी है जो कोई स्पेशल सॉइल की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की जो सॉइल होती है उसमें भी इनको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो जो हॉट एंड ड्राई रेजिस्टेंट होती है, बारिश कम होगी तो भी ये सर्वाइव है जो कर जाएंगे, सॉइल की इनकी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो क्रॉप्स होती हैं ये फार्मर्स के लिए काफी फ्रेंडली भी होती है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जो पल्सेस है ये इनको हमें जो लेग्युमिनस क्रॉप्स भी है जो कहते हैं। तो लेग्युमिनस क्रॉप्स क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें एक है जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइबोजियम। और ये जो राइजोबियम क्या करता है कि ये फ्री जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल होती है उसको ये इनहेल करता है, और उसके बाद में इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट है जो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी ये एनहांस है जो करती है, उसको बढ़ाने का जो काम करती है। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर वो, या इंडिया से बाहर भी जो डिफरेंट जो फार्मर्स हैं, दुनिया भर के जो फार्मर्स हैं, वो उसको एक है जो क्रॉप रोटेशन की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल है जो करते हैं, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो उसे जो बनी रहती है। और इंडिया के अंदर जो बड़े जो स्टेट्स हैं जो पल्सेस के लिए जाने जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश हो गया, देन उत्तर प्रदेश इज देयर, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये बड़ी स्टेट्स हैं जहां पर इसकी कल्टीवेशन है जो की जाती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रेदर देन दी ग्रीन। उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नंबर लेते हैं किसका, शुगर केन का है जो लेते हैं। तो शुगर केन की अगर बात करें तो शुगर केन एक है जो ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल है जो प्लांट है, और या एक क्रॉप है। इसकी अगर बात करें तो शुगर केन है जो इसको ट्रॉपिकल कंडीशंस में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। मतलब कि जो सदर्न इंडिया हो गया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे का एरिया है जिसमें महाराष्ट्र हो जाएगा,
और जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया है, जिसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और जो बिहार की अगर बात करें, ये सारे स्टेट्स हैं, ये किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये दोनों तरह के जो कंडीशंस हैं वहाँ पर इसको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट जो सूटेबल है वो कौन सा है, वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसके लिए ज्यादा है जो सूटेबल है। लेकिन दोनों तरह के क्लाइमेट में ये कल्टीवेट जो किया जा सकता है। एंड इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें ये बहुत अच्छी तरह से जो कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। इसके लिए जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होती है। और अगर हम बात करें रेनफॉल की, अगर बात करें तो इसके लिए जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है जो होना चाहिए। और किसी केस में अगर बारिश कम है तो उस कंडीशन में, या रेनफॉल कम है तो उस कंडीशन में जो इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर है जो होनी चाहिए, जिससे कि उसको पानी है जो सप्लाई है जो किया जा सके। एंड उसके बाद में अगर हम देखें कि इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें जो मैनुअल लेबर की भी काफी जरूरत होती है। शुगर केन के कल्टीवेशन में प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में जो काफी मैनुअल लेबर की है जो जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, शुगर केन का, आफ्टर द ब्राजील। तो ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और उसके बाद में जो इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट है जो प्रोड्यूसर है। बट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर जो शुगर केन हो गया, इवन जो कॉटन की अगर बात करें तो ये इंडिया की है जो इंडिजिनियस क्रॉप्स हैं, मतलब कि सबसे पहले इंडिया के अंदर जो कल्टीवेट होती थी, उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इसका जो कल्टीवेशन है वो दुनिया भर में क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। एंड इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, जो व्हाइट शुगर होती है, या जो जिसको हम गुड़ के या जैगरी कहते हैं, खांडसारी कहते हैं, मोलिसिस कहते हैं, ये सारे हैं जो एक्चुअली ये किससे ऑप्टेन होते हैं, ये है जो शुगर केन से है जो ऑप्टेन होते हैं। उसके बाद में जो इसके जो प्रोडक्शन एरिया की अगर बात करें, या प्रोडक्शन जो स्टेट्स की अगर बात करें, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये सारे स्टेट्स हैं जो इसके बड़े हैं जो प्रोड्यूसर है। स्पेशली आप देखोगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन हो गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, देन उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सारे स्टेट्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो सदर्न इंडिया, इसमें स्पेशली जो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर ब्लैक सॉइल हमें देखने की मिलती है। तो ये जो एरियाज हैं ये इसके लिए काफी ज्यादा है जो सूटेबल है इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो एलुवियल सॉइल भी इसके लिए अच्छी है, और साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल की अगर बात करें, वो ब्लैक सॉइल इवन इट इज बेटर देन दी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल से भी ज्यादा बेटर है जो देखने को मिलती है। तो इसका जो कल्टीवेशन है जो साउथ इंडिया के अंदर होता है, तो उसके अंदर सुक्रोज का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्वीट होता है। और इसकी वजह से इसका जो कल्टीवेशन है इन द पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो सदर्न इंडिया के अंदर उसको काफी ज्यादा उसको एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके अंदर बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इसको कल्टीवेशन है जो किया जा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑयल सीड्स प्रोडक्शन ओवर इंडिया। इंडिया में जो ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, ऑयल सीड्स का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और इंडिया का जो टोटल जो क्रॉप एरिया है उसके जो 12% एरिया में हम ऑयल सीड्स को क्या करें, कल्टीवेट है जो करें। और इंडिया के अंदर जो मेजर जो ऑयल सीड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, देन कोकोनट हो गया, सीमम हो गया जिसको हम तिल भी कहते हैं, सोयाबीन हो गया, कैस्टोर सीड हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, लिन सीड हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ये सारे जो डिफरेंट जो ऑयल सीड्स हैं इसको हम इंडिया के अंदर क्या करें, कल्टीवेट है जो कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पर जो ऑलिव ऑयल को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल, हर तरह के ऑयल सीड्स हैं इसको हम यहाँ पर इंडिया के अंदर है जो क्या करें, कल्टीवेट है जो करें। इसमें हमारा जो जो क्लाइमेट और जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो उसी वजह से हमें जो अलग अलग तरह के जो ऑयल सीड्स है उसको यहाँ पर जो कल्टीवेट है जो कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो डिफरेंट जो ऑयल सीड्स की अगर बात करें, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो एडिबल है, इनमें से कुछ जो ऑयल सीड्स हैं वो नॉन एडिबल भी हैं जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल है जो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे ऑयल सीड्स हैं जिनका खाने के लिए इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो भी ऑयल सीड्स हैं इसको है जो कुकिंग के लिए इनका इस्तेमाल है जो किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑयल सीड्स हैं जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल इनका इस्तेमाल होता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि सोप बनाने के लिए, या जो कॉस्मेटिक हो गया उसको बनाने के लिए, या जो ऑइंटमेंट है उसको बनाने के लिए भी इन ऑयल सीड्स का जो इस्तेमाल है जो होता है। और इन ऑयल सीड्स में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ऑयल सीड है वो है ग्राउंडनट, क्योंकि इसमें जो टोटल जो लैंड एरिया है उसका जो हाफ ऑफ द टोटल ऑयल सीड, इसमें जिस ऑयल सीड को कल्टीवेट है जो किया जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑयल सीड है, और इसका जो सबसे जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो है गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, देन फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये है जो बड़े है जो प्रोड्यूसर है। और इसकी अगर बात करें, जो ग्राउंडनट की अगर बात करें, तो इसके लिए जो सबसे जो ज्यादा जो सूटेबल जो सॉइल होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इसके लिए काफी है जो अच्छी होती है, तो इस वहां पर इसको मेनली जो उसको कल्टीवेट है जो किया जाता है।
और जो ग्राउंडनट है इसको खरीफ सीजन में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें जो लिंसीड हो गया और जो मस्टर्ड की अगर बात करें तो उसको है जो रबी सीजन में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और जो सीमम की अगर बात करें जिसको हम तिल भी कहते हैं, इसको है जो खरीफ सीजन में कल्टीवेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जबकि साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर वहां पर इसको है जो रबी सीजन में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो कैस्टर जो सीड है, इसका है जो ये एक है जो नॉन एडिबल सीड है और इसको है जो रबी सीजन में भी कल्टीवेट है जो किया जाता है और इसको खरीफ सीजन में भी इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो वाइट सीड्स हैं और उनका जो क्रॉपिंग सीजन है वो भी आपको है जो ध्यान है जो होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, जो टी की है जो बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी जो टी से और जो कॉफी है, ये इंडिया की दो इंपॉर्टेंट है जो बीवरेज क्रॉप्स हैं। बीवरेज क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिनका है जो ड्रिंकिंग के लिए है जो क्या होता है इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेम वन इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया एंड गिव इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। इंडिया की जो बीवरेज क्रॉप्स है उनके नाम बताओ और उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस बताओ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीवरेज क्रॉप कौन सी है। तो बीवरेज क्रॉप का मतलब हो गया कि ऐसी क्रॉप्स जो कि पीने के लिए जिनका इस्तेमाल हो गया, इसमें टी हो गया और जो कॉफी हो गया, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपने जो एक्सप्लेन करनी होगी। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो फूड जो बीवरेज क्रॉप है वो कौन सी है, टी है, ठीक है। और जैसे हमने पहले भी अभी जस्ट हमने शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया था कि जो टी की अगर बात करें, कॉफी की अगर बात करें, ये दोनों ही है जो प्लांटेशन क्रॉप है, दोनों ही है जो प्लांटेशन क्रॉप है। इसका मतलब हो गया कि इनको है जो बड़े बड़े जो प्लांटेशन होते हैं वहां पर इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इंडिया के अंदर जो टी की जो कल्टिवेशन की अगर बात करें या टी प्लांटेशन की अगर बात करें, उसका जो क्रेडिट है जो हम किसको देते हैं, ब्रिटिश को जो देते हैं, क्योंकि जब इंडिया जो ब्रिटिश जो कॉलोनी था उसी समय जो टी प्लांटेशन है, इवन जो रबर प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया, या इवन जो प्लांटेशन की अगर बात करें, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ये ना ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस है जो किया था। और इनिशियली शुरुआत में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो प्लांटर्स थे वो कौन थे, यूरोपियंस थे या जो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो उनकी जो ओनरशिप है इट हैज बीन ट्रांसफर टू दी इंडियंस। इंडियंस है जो इन बड़े बड़े प्लांटेशन को क्या करें, ओन है जो कर रहे हैं या उनको मैनेज करें। और टी की अगर बात करें, ये एक है जो ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। ये इसको आप एक प्लांट भी कह सकते हो या आप इसको एक या जो बुश भी कह सकते हो। बुश मतलब एक झाड़ी जैसा है, झाड़ी जैसा एक पौधा होता है, ठीक है, जिसकी हाइट है जो 3-4-5 मीटर के करीब है जो इसकी हाइट होती है। और उसको है जो कंटिन्यूसली उसको ब्रूम है जो किया जाता है। तो इस तरह से उस जो टी लीव्स है उससे उसको प्लक है जो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी हम बात करें तो ये एक है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। और इसके लिए जो सॉइल है वो किस तरह की होती है, वो है जो डीप और जो फर्टाइल डीप एंड फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है कि एक ऐसी सॉइल जहां पर जो पानी इकट्ठा ना हो। इससे वजह से क्या होता है कि जो अगर हम बात करें इवन नॉट ओनली जस्ट दैट टी, इवन कॉफी की भी अगर बात कर लें या रबर की भी अगर बात करें, तो इनके लिए एक ही तरह की सॉइल की जरूरत होती है, वो है वेल ड्रेन्ड सॉइल, डीप, फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी इकट्ठा नहीं हो। क्योंकि ये तीनों जो क्रॉप हैं, चाहे वो टी की अगर बात करें, कॉफी की अगर बात करें या रबर की अगर बात करें, इन तीनों क्रॉप्स को है जो ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यह है कि जो पानी है जो इनकी रूट्स के नजदीक है जो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होता है इनकी रूट्स के नजदीक में तो उस कंडीशन में ये जो प्लांट है ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। इसकी रूट से जो खराब हो जाएगा, इसका जो ट्रंक है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो प्लांट है इनके नजदीक है जो पानी है जो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसको एक जो वेल ड्रेन्ड सॉइल की इसको जरूरत होती है, जिसमें जो ह्यूमस कंटेंट है जो ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमस या जो ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो है जो इसमें ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम देखें तो इसके लिए है जो एक है जो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए मतलब कि जैसे विंटर सीजन में अगर पानी जम जाता है, मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिसिपिटेशन में, जो विंटर सीजन में जब जो वाटर जो मॉइस्चर होता है जो लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर में, वो कई बार जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से वो सीधा जो आइस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ग्रास के ऊपर या लीव्स के ऊपर वो बर्फ है जो जम जाती है। तो इस तरह की जो फ्रॉस्ट है दैट इज वेरी हार्मफुल, वो काफी ज्यादा है जो हार्मफुल होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट है जो एक लंबा समय ऐसा होना चाहिए जहां पर जो फ्रॉस्ट है जो नहीं हो। और फ्रीक्वेंट जो शावर है वो इसके लिए काफी अच्छा है। साल भर अगर बारिश हो रही है और एक साथ ना होकर वो साल भर जो अगर शावर हो रहा है तो दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर इट्स ग्रोथ एंड ऑल। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो है ये भी एक है जो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टी की अगर बात करें, इसमें काफी ज्यादा लेबर्स की है जो जरूरत होती है। इसमें काफी माइग्रेंट्स जो लेबर हैं वो इसमें काम करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो प्लांटेशन होते हैं टी के, रबर के, कॉफी के, वहाँ पर कई विमेन्स है जो काम करती है। स्पेशली टी प्लांटेशन की अगर बात करें, विमेन्स वहाँ पर काम करती है, बच्चे जो वहाँ पर काम करते हैं। और ये काफी एक स्किल्ड जॉब है जहाँ पर टी लीव्स है उनको प्लग के जो किया जाता है। टी लीव्स के साथ में 2-3 टी लीव्स होती है, उसके साथ में जो
एक बड होती है, उसको जो प्लग है जो किया जाता है, तो बहुत ही स्किलफुली इनको जो प्लग है जो किया जाता है, तो काफी लेबर्स के जो इसमें जो जरूरत है जो फील है जो की जाती है। और इसी वजह से इंडिया के अंदर जैसे हम देखते हैं असम के अंदर जो टी प्लांटेशन है, वहाँ पर उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इवन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी वहाँ पर जो क्या करते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मतलब इंडिया में जो सबसे बड़ा जो टी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है असम है। असम के बाद में अगर हम बात करें जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर जो दार्जिलिंग है, तो वहाँ पर भी बड़ी स्केल पर जो टी का जो कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम साउथ में चले जाएं तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, वो उसके बाद में फिर से अगर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ त्रिपुरा इंक्लूडिंग त्रिपुरा एंड ऑल, तो यहाँ पर भी जो टी का कल्टीवेशन होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो कौन सा है, दैट इज व्हाट वी कॉल असम। तो असम में है जो टी का है जो लगभग इंडिया का 80% जो टी है उसको हम ऑप्टिंग वहां से है जो करते हैं। और इंडिया जो एक बड़ा एक्सपोर्टर भी है किसका, टी का, लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और साथ ही साथ एक बड़ा जो एक्सपोर्टर है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर दी चाइना। चाइना के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट है जो क्या है, प्रोड्यूसर है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो ब्रिवेज क्रॉप है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कॉफी। और इंडिया है जो दुनिया की जो कॉफी है उसके प्रोडक्शन में इंडिया का जो शेयर है वो अराउंड 4 से 5% के करीब है जो इसका क्या है, टोटल है जो शेयर है। और इंडियन जो कॉफी है उसकी दुनिया भर में काफी है जो डिमांड है। इसका रीजन है इंडिया में जो कॉफी जो कल्टीवेट की जाती है उसकी क्वालिटी काफी है जो शानदार है। और जो कॉफी की अगर बात करें तो इसमें कॉफी में भी अलग अलग है जो वेराइटीज होती हैं, जिसमें जैसे कि अरेबिका होती है, एक है जो रोबुस्टा है, लिब्रिका है, तो अलग अलग वेराइटीज हमें देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर जिस कॉफी को हम कल्टीवेट करते हैं और जो काफी पॉपुलर है उसका नाम है अरेबिका, उसका नाम है अरेबिका। और इस कॉफी की वेराइटी को इसको हम कहाँ से लेकर आए थे, इसको यमन से है जो लाया गया था। ठीक है, तो यमन एक छोटा सा कंट्री है अरेबियन पेनिसुला में, अगर आप उसको देखोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक छोटा सा कंट्री जो नजर आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, यमन। तो वहां से इस कॉफी की वैरायटी को है जो इंडिया के अंदर है जो लाया गया। और इसको लाने वाले जो थे जिसको हम इसका क्रेडिट देते हैं वो है बाबा बुदान। कौन थे, बाबा बुदान। तो बाबा बुदान है जो बेसिकली एक है जो सूफी सेंट थे जिन्होंने इस वैरायटी को इंडिया के अंदर है जो 17वीं सेंचुरी में वो यहाँ पर है जो कर्नाटक में वहां पर लेकर आए। और इसकी वजह से जहां पर इन्होंने सबसे पहले इसका जो प्लांटेशन लगाया था या उसको ग्रो किया था, उस पूरी जो पहाड़ी का नाम है जो हम, उस पूरे जो हिल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बाबा बुदान के नाम से इनको जानते हैं। तो दैट इज राइट नाउ इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में जो कॉफी है उसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो डिफरेंट फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, उसका जो कल्टीवेशन है दैट इज व्हाट वी कॉल हॉर्टिकल्चर। उसी को मैं जो हॉर्टिकल्चर है जो कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इंडिया का जो फिजिकल जो क्लाइमेट की अगर बात करें या फिर यहाँ पर जो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमें देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि एक अलग अलग तरह के फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसको हम जो कल्टीवेट है जो कर पा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस डाइवर्सिटी एंड ऑल। तो इंडिया के अंदर जो फ्रूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट फ्रूट्स हम यहाँ पर क्या करें, कल्टीवेट है जो करें। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स का मतलब जो साउथ इंडिया के अंदर जो भी है, मैंगोस हो गया, बनानास हो गया, तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर आते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें जो टेम्परेट फ्रूट्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया या फिर जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पर जो एप्पल हो गया, पेयर हो गया, वैलनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, एलमंड हो गया, तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं इसमें कई बार, तो वो सारे के सारे हैं जो किस में आते हैं, वो है जो टेम्परेट फ्रूट के अंदर जो आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ट्रॉपिकल से लेकर जो टेम्परेट फ्रूट्स है उसको हम कल्टीवेट करें। सबसे पहले नंबर लेते हैं किसका, मैंगो का। तो मैंगो आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो नेशनल फ्रूट भी है और इसका जो बड़ा है जो कल्टीवेशन होता है इंडिया के अंदर, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगो का। और महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये बड़े स्टेट्स हैं। इसके बाद में अगर हम ऑरेंजेस की अगर बात करें तो नागपुर हो गया जो कि कहाँ पर है, नागपुर के जो संतरे काफी फेमस है जैसे आपको मालूम होगा, और नागपुर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में जो चेरापूंजी हो गया जो कि मेघालय के अंदर है। उसके बाद में जो बनाना है, इंडिया अगेन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। उसके बाद में बनाना के जो केरल हो गया, मिजोरम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। लीची और गुवावा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में कल्टीवेट है जो किया जाता है। पाइन एप्पल की अगर बात करें तो मेघालय बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। ग्रेप्स की अगर बात करें तो सदर्न स्टेट्स में जो आंध्र प्रदेश हो गया, इवन कर्नाटक में भी वहां पर बड़ी स्केल पर होता है, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो एप्पल, पेयर, एप्रिकॉट, वैलनट, इनकी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इसको कल्टीवेट है जो किया जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो इंडिया है
वो लगभग है जो 13% जो वर्ल्ड की जो वेजिटेबल्स है उसको भी क्या कर रहा है, कल्टीवेट है जो कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है। और क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी डिमांड रहती है किसकी, जो वेजिटेबल्स की डिमांड होती है। वेजिटेरियन जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो बाकी कंपेरेटिव बाकी जो कंट्रीज के कंपेयर में काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेबल्स की भी काफी ज्यादा जो डिमांड होती है। इसमें जो मेजर जो वेजिटेबल्स है जिसको इंडिया के अंदर कल्टीवेट है जो किया जाता है, इसमें पी हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, ऑरेंज हो गया, कैबेज हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं इसको भी हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, दैट वी आर कल्टिवेटिंग, ओके। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी नॉन फूड क्रॉप्स। जो नॉन फूड क्रॉप है उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो फूड क्रॉप और जो फूड क्रॉप रेदर देन दी ग्रेन उनके बारे में जो डिस्कस किया था, अभी हमें जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस लिस्ट में जो रबर को डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉटन एंड जूट, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो डिस्कस है जो करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रबर के बारे में जो डिस्कस करते हैं। तो रबर की अगर बात करें तो बेसिकली रबर है जो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप होने का मतलब होता है कि जो ये जो अमेजन जो फॉरेस्ट की अगर बात करें, जो कि एट प्रेजेंट जो कि साउथ अमेरिका में हमें मिलते हैं, तो वहां से इसका ओरिजिन है जो दुनिया भर में है जो स्प्रेड हुआ है। और उसका जो क्रेडिट है जो किसको हम देते हैं, जो पोर्टुगीज थे, उन्होंने इसको इसका जो कल्टीवेशन है दुनिया भर में जो उसको स्प्रेड है जो करवाया। तो इसकी अगर बात है तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो रबर का जो प्लांट हो गया उसके लिए जो जो कंडीशंस है जो ज़्यादा जो सूटेबल होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटोरियल कंडीशंस है जो ज़्यादा सूटेबल होती है, जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है और रेनफॉल ज़्यादा होता है इन द सेंस। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है इक्वेटोरियल रीजन्स में वो है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है जो सूटेबल होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर बताया गया कि इंडिया में उसको हम कल्टीवेट करें, तो इसका मतलब है कि उसका जो कुछ कंडीशंस के अंदर उसको ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल कंडीशंस है वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। और इंडिया में जैसे आप देखोगे कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, केरल हो गया, या जो लक्षद्वीप जो आइलैंड हो गया, यहाँ पर जो कंडीशंस काफी ज्यादा सूटेबल है इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है ये काफी बड़े प्रोड्यूसर्स भी है। इसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो बात है इसके लिए वो है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो इक्वेटोरियल रीजन है तो वहां पर इसको अगर कल्टीवेट किया जा रहा है तो इसका मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो काफी ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है जो बारिश होनी चाहिए। और जो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और रेनफॉल भी है जो ज्यादा होनी चाहिए। और ह्यूमिड कंडीशन, जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसके लिए काफी ज्यादा जो सूटेबल होती है। जैसे कि जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं तो वहां पर आपको मालूम है वहाँ की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होती है, तो इस तरह की कंडीशन काफी सूटेबल होती है। रबर है जो इसका मेनली जो यूज होता है कहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है। बाद में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, और जो मेघालय के अंदर जो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है तो वहां पर भी इसका कल्टीवेशन है जो किया जाता है। एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है। और इसके रबर की अगर यूजेस की अगर बात करें तो रबर का इस्तेमाल है जो टायर बनाने के लिए, साइकिल जो टायर हो गया, कैमल बैक हो गया, फुटवियर बनाने के, बेल्ट और होसेस बनाने के लिए, लेटेक्स के जो फोम बनाने के लिए, डिप्ड गुड्स बनाने के लिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए, इवन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वहां पर ट्यूब्स बनाने के लिए, जहाँ पर इसका काफी ज्यादा है जो इसका कंजप्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, सो आफ्टर द रबर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप है उनके बारे में जो डिस्कस है जो करेंगे। So sometimes the questions come in your exams, that name two important fiber crop and give its geographical conditions. तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो फाइबर क्रॉप का मीनिंग क्या होता है? तो फाइबर क्रॉप इट मींस दीज आर दोज क्रॉप्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन फाइबर, जिससे हमें फाइबर है जो मिलता है। तो इसमें जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट है जो क्या है, फाइबर क्रॉप है, क्योंकि इन सब से हमें जो फाइबर है जो ऑब्टेन है जो होता है। इसमें जो फर्स्ट जो 3 बताए जिसमें कॉटन हो गया, जूट हो गया और हेम्प हो गया, इसकी अगर बात करें तो इसको हमें जो सॉइल से क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। जबकि अगर हम जो नेचुरल सिल्क की अगर बात करें तो इसको ऑब्टेन किया जाता है किससे, इसको जो कोकून से जो ऑब्टेन है जो किया जाता है। तो कोकून बेसिकली क्या होता है कि जो सिल्क जो वर्म होता है उसका लार्वा होता है, उससे ये बनकर है जो तैयार होता है और उसी से जो सिल्क है जो बनाया जाता है। और जो सिल्क वर्म है इसको मेनली है जो जो मलबरी लीव्स है वो इनको है जो खिलाई है जो जाती है, तो उससे ये कोकून ऑप्टेन होता है। और कोकून से फिर हम क्या देखते हैं कि जो सिल्क है, जो नेचुरल सिल्क है, उसको ऑप्टेन है जो किया जाता है। एंड द रेयरिंग ऑफ दिस सिल्क फॉर्म दिस इज नोन एज सेरीकल्चर, इसको हम जो सेरीकल्चर कहते हैं। और इसका स्पेशली जैसे अगर साउथ इंडिया के अंदर बात करें, कर्नाटका की अगर बात करें, तो वो बड़ा एक स्टेट है जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए या जो सिल्क सेरीकल्चर के लिए वो जाना जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। तो हम यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट जो फाइबर क्रॉप है उसके बारे में डिटेल में जो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन के बारे में, एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जूट। जूट के बारे में डिस्कस है जो करने वाले हैं। तो कॉटन की अगर बात करें
तो इंडिया है जो नेटिव होम है किसका, कॉटन का, मतलब कि इंडिया में ही कॉटन का जो कल्टीवेशन शुरू हुआ था और बाद में इट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने शुगर केन के केस में मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी तरह से जो इंडिया है जो नेटिव होम है किसका, जो कॉटन का है जो नेटिव होम है। एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया के अंदर जो हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉटन की जो क्वालिटी है उसमें भी डे बाय डे है जो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कॉटन का वो भी काफी तेजी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है एट प्रेजेंट और जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है जो इंडिया है। और कॉटन की अगर बात करें, इसका मेनली जो इसका जो कंजप्शन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि जो कॉटन है वो एक तरह से रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है किसको, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है जो सप्लाई है जो करता है। और इसके लिए जो जो अगर हम बात करें, इसके लिए जो जो कंडीशंस जो चाहिए होती हैं वो है जो ब्लैक सॉइल जहाँ पर अवेलेबल है, ब्लैक सॉइल जो एरिया है, और जहाँ पर जो ड्राई कंडीशंस होती है, सूखी जो कंडीशंस होती हैं, तो वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो सुटेबल होती है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो इसके लिए जो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए एंड लाइट रेनफॉल है ना, कम इसके लिए बारिश चाहिए होती है। इरिगेशन से इसका काम है जो चलाई जा सकता है। एंड 210 डेज जो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रॉस्ट है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, जैसा कि हमने टी के केस में भी हमने डिस्कस किया था, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो हार्मफुल होता है। एंड ड्यूरिंग द राइपनिंग जब ये फसल जो पक जाती है तो उसमें जो ब्राइट सनी डेज होने चाहिए, एकदम आसमान है जो खुला हुआ होना चाहिए, विंडी है जो नहीं होना चाहिए, हवा तेजी से नहीं बहनी चाहिए, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें वो इसके कॉटन पॉड्स को क्या कर सकती है, खराब है जो कर सकती है। बारिश भी होना वो भी इसके कॉटन पॉड्स को जो खराब कर सकती है। तो इसकी वजह से जब वो राइपन हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कॉटन पॉड्स हैं जो उस समय ब्रस्ट हो जाते हैं, तो बारिश नहीं होनी चाहिए और हवा है जो वहाँ उस समय जो बहनी नहीं चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो ब्राइट सनी डेज है जो काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए। और ये जो कॉटन है ये एक है जो खरीफ क्रॉप के अंदर है जिसको कल्टीवेट है जो किया जाता है, और उसको 6 से 8 महीने इसको चाहिए होते हैं उसको मैच्योर होने के लिए। और इंडिया के अंदर जो बड़ी जो प्रोड्यूसर है कॉटन के वो है महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये सारे एरियाज हैं, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका बड़ी स्केल पर क्या होता है, कॉटन एचू का कल्टीवेशन होता है। इसमें भी है जो कॉटन के जो लिंट होता है या जो फाइबर होता है उस हिसाब से इसको 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड है जो किया जा सकता है। एक कहते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टेपल कॉटन, एक कहते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियम स्टेपल कॉटन, और एक होती है वेराइटी जिसको हम कहते हैं लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो जो लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है इसका काफ़ी इंडस्ट्रियली इसका काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, और इसका जो क्वालिटी है जो जो फाइबर या जो यार्न इससे जो बनता है उसकी जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है इंडिया के अंदर इसको काफ़ी है जो प्रमोट है जो किया जा रहा है। और पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पर इसका कल्टीवेशन काफ़ी बड़ी स्केल पर जो किया जा रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉटन कल्टीवेशन तो इसके लिए जो ब्लैक सॉइल वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो डेक्कन एरिया, डेक्कन जो प्लेटो है उसके जो सूखे एरिया, ड्राई एरियाज हैं, तो वहाँ पर इसकी है जो कल्टीवेशन है जो मेनली हमें देखने को मिलती है, और ये एक है जो खरीफ क्रॉप है। Now we are going to discuss the another important fiber crop and that is what we call jute। जूट के बारे में जो डिस्कस है जो करेंगे। and this jute it is also known as golden fiber। इसको हम golden fiber के नाम से भी इसको जानते हैं because of its color। and by exporting this jute we get much needed foreign exchange। इसको एक्सपोर्ट करने से जो हमें बहुत ही ज़रूरी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें मिलता है, और इसी रीज़न की वजह से, इन दो रीजन्स की वजह से, इसके कलर की वजह से और इसके फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हम इसको गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जानते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट सॉइल जो सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो काफ़ी इसके लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कॉफ़ी के केस में या रबर के केस में हमने डिस्कस किया, इवन टी के केस में हमने डिस्कस किया था कि जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो काफ़ी सुटेबल होती है उन क्रॉप्स के लिए। तो उसी तरह से जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सुटेबल होती है। और स्पेशली जो सॉइल आपको मालूम है जो फ्लड प्लेन्स में होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर साल है जो नए सेडिमेंट्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो उस तरह की जो सॉइल है जो फ्लड प्लेन्स की बात करें या जो डेल्टिक रीजन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो लोमी और जो क्लेई सॉइल होती है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सुटेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर हर साल है जो नए सेडिमेंट्स का क्या होता है, डिपोजिशन है जो होता है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होना चाहिए इसकी कल्टीवेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है जो रेनफॉल है जो होनी चाहिए। और ये सारी जो कंडीशंस हैं वो स्पेशली जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया,
मेघालय हो गया, तो वहाँ पर ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में जो सबसे बड़ा जो स्टेट है जूट कल्टीवेशन के हिसाब से अगर हम देखें, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, तो वो है वेस्ट बंगाल। तो लगभग इंडिया की 80% जो जूट है दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल ओनली। उसके बाद में अगर हम देखें तो जूट की अगर बात करें, इसका जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे हम क्या देख रहे हैं कि वो कई तरह के चैलेंजेस को क्या कर रहा है, फेस है जो कर रहा है। मेनली जो जूट का जो यूज है वो पैकेजिंग के अंदर होता है, सेक्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो गनी बैग हो गया, मैट्स हो गया, रोप्स हो गया, यार्न हो गया, कारपेट हो गया, या दूसरे तरह के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उनके बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम क्या देख रहे हैं कि जो जूट है ग्रेजुअली इट लूजिंग इट्स मार्केट, उसका जो मार्केट है वो लूज कर रहा है। और वो किससे लूज कर रहा है, वो सिंथेटिक फाइबर से। सिंथेटिक जो फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या जो नाइलॉन हो गया, उससे वो है जो मार्केट है जो अपना लूज कर रहा है। उसका रीजन ये है कि जो जूट है वो महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू दिस सिंथेटिक फाइबर एंड ऑल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पिछले कुछ समय से हम दोबारा देख रहे हैं कि जो इवन जो यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया की अगर बात करें, तो दोबारा जो थोड़ा एनवायरमेंट को लेकर हम थोड़ा सा जो कॉन्शियस हुए हैं, तो उसकी वजह से दोबारा है जो, क्योंकि जूट है वो एक बायोडिग्रेडेबल है। और वेर एज इफ यू कंपेयर विद दिस सिंथेटिक फाइबर्स एंड ऑल, तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान है जो पहुंचाते हैं। तो उसकी वजह से जो दोबारा ऐसे कंट्रीज जहाँ पर वो एनवायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा है जो कॉशियस है, तो वहां पर दोबारा है जो पैकेजिंग के अंदर है जो दोबारा जो जूट है उसका इस्तेमाल है जो बढ़ रहा है। तो वो एक हमारे लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बड़ी जो स्पेशली जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक बड़ी फार्मर, बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जो मेनली है जो जूट कल्टीवेशन के ऊपर है जो क्या करते हैं, रिलाई है जो करते हैं। और साथ ही साथ जो जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हमें डाइवर्सिफाई है जो करना पड़ेगा, तब जाकर हम देखेंगे कि जूट है वो या जो फार्मर्स है उनको उनका जो रियल बेनिफिट है जो उनको मिल है जो पाएगा। That we have to see. Okay. Okay, now we are going to discuss the last topic of this chapter, and this is what we call technological and institutional reforms. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो टेक्नोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया के अंदर हम हजारों सालों से यहाँ पर जो फार्मिंग है जो करते आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर जो कल्टीवेशन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बिफोर द इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन है उससे पहले से यहाँ पर जो फार्मिंग है जो करते आ रहे हैं। लेकिन उस जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है। और जैसे कि आज भी अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो 70% जो लैंड है इट इज इन इरीगेटेड, वहाँ पर जो इरीगेशन की फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर अभी भी देखें तो जो फार्मर्स है वो नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर जो डिपेंड है जो करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको कई तरह के रिफॉर्म्स है जो उनकी जरूरत है। हम चाहे बात करें जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है जो पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस बात है। क्योंकि इंडिया बेसिकली हमने देखा कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है लगभग 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड है जो करती है। तो जब तक ये एग्रीकल्चर के अंदर है जो डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक है जो इन फार्मर्स की जो कंडीशंस है उसमें इंप्रूवमेंट है जो नहीं आएगा। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह के जो टेक्नोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो किए हैं, तो उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर है जो डिस्कस है जो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की है जो बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कलेक्टिवाइजेशन और जो कंसोलिडेशन हुआ है लैंड होल्डिंग का इंडिया के अंदर। जैसे पहले आपको मालूम होगा कि जो अभी भी आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो काफी छोटी छोटी है और वो बिखरे हुए हैं। वो कोई एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पर है तो दूसरा जो टुकड़ा है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। तो ये जो छोटे जो साइज है लैंड होल्डिंग के, ये काफी अनइकोनॉमिकल होते हैं और साथ ही साथ ये बिखरे हुए भी हैं। तो उनको जरूरी है कि उनका है जो कलेक्टिवाइजेशन किया जाए, उनका जो कंसोलिडेशन है जो किया जाए। तो वो एक इंपॉर्टेंट है जो इसका सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट यही है इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में, पहला यही है कि उनको है जो कलेक्टिवाइजेशन उनका किया जाए और उनको है जो कंसोलिडेट है जो उनको किया जाए। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल कॉपरेशन, या आप इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग से साथ में इसको जोड़ सकते हो। जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर है जो किया जाता है। उसी तरह से जो शुगर जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो भी है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो चल रही है। तो शुगर केन इंडस्ट्री में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर का इस्तेमाल है जो किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से फार्मिंग में भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर उसको इंक्रीज है जो किया जा सकता है, जहाँ पर जो फार्मर्स है मिलकर है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फार्मिंग के ऊपर और डिपेंडिंग अपॉन देयर एफर्ट एंड लेबर वो डिवाइड देयर शेयर। तो वो एक तरीका हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो जमींदारी जो सिस्टम है उसको है जो उसका अबॉलिशन हुआ है। जमींदारी जो है आपको मालूम है ज्यादातर जो जमीन है जो गाँव के अंदर एक जमाने में वो जमींदार है जो वो ओन करते थे,
तो उनसे बहुत सी ज़मीनें उनसे छीन ली गई हैं, और उनको जो पीसेंट या जो फार्मर्स हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट है जो कर दिया गया। तो ये भी एक है जो एक तरीका था जिससे कि फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है उसमें इंप्रूवमेंट है जो किया जा सके। सही मायने में ज़मीन उनके पास में होनी चाहिए जो ज़मीनों पर है जो हल है जो चला रहे हैं। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स हैं जो किए गए, जैसे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इवन जो लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए इंडिया इंडिया के अंदर। तो लैंड रिफॉर्म से मतलब है कि लैंड सीलिंग एक्ट, इस तरह के कानून बनाए गए जिससे कि जो जमींदार है या कोई भी जो इंडिविजुअल है, एक कैपेसिटी के बाद में अगर उसके पास में जमीन होती है तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है उस जमीन को क्या करेगी, उसको सीज कर लेगी, और वो जमीन है जो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिनके पास में जमीन है जो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के सारे कानून है जो बनाए गए जिससे कि इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है या जो एग्रीकल्चर के साथ में जो इश्यूज हैं उसको है जो खत्म है जो किया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसमें ये 4 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड है जो किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सेकंड पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, दैट इज व्हाट वी कॉल कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग। थर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम है उसका अबॉलिशन हुआ है। द फोर्थ वन इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हम देखते हैं कि कई तरह के कानून है जो बनाए गए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक लैंड सीलिंग एक्ट आता है जिसमें सबकी है जो जमीन है उसको फिक्स है जो कर दिया गया, भी इस कैपेसिटी से ज्यादा अगर जमीन होगी तो इन दैट केस the government is going to seize that land, and it is going to distribute among those people, those who don't have a land, उन फार्मर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट है जो कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में क्या कर सकते हैं उसको इंक्लूड है जो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लॉज है रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स, उनको तो बनाई तो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, जब हम बात करते हैं तो उस तरह से वो इम्प्लीमेंट है जो वो नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट का है जो एक है जो बड़ा फेलियर हमें देखने को मिलता है। और बाद में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें या जो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें, तो इनसे भी जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो हमारी उम्मीदें थी कि इससे जो एग्रीकल्चर के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जो डेवलपमेंट आएगा या इससे जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो फार्मर्स के जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वैसा कुछ है जो इसके साथ में भी हमें देखने को नहीं मिला, या उसका जो बेनिफिट था वो कुछ एरिया तक ही है जो वो क्या था, लिमिटेड था। तो इसकी वजह से फिर हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1980s में और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको है जो शुरू किया गया। और इस कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसकी खास बात ये थी कि इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी शामिल थे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी इनके अंदर है जो शामिल है जो किए गए। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, flood, cyclones and disease, establishment of ग्रामीण banks for providing loan and facilities, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें, या फिर जो फार्मर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है जो उनको क्रेडिट है जो प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है जो शामिल है जो किए गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ना गवर्नमेंट है ना सिर्फ है जो टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स है जो कर रही है, साथ ही साथ वो है जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स को भी क्या कर रही है, वो मोटिवेट कर रही है या एनकरेज है जो कर रही है। जैसे कि दोनों एस्पेक्ट्स में जो एग्रीकल्चर है, जहाँ पर वो एग्रीकल्चर लैकिंग बिहाइंड कर रही है, वहां पर जो काम है जो किया जा सके, एक ही डायरेक्शन में दोनों, मतलब इन प्रोग्राम में दोनों एस्पेक्ट से उनको पूरा करने की कोशिश है जो की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें जो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, वो हो गया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की अगर बात करें, ये कुछ और भी जो बेनिफिट्स हैं जो फार्मर्स हैं उनको है जो दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेशल वेदर बुलेटिन के जरिए या जो एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम होते हैं उसके जरिए, जो टीवी और जो रेडियो में टेलीकास्ट होते हैं, तो उनके जरिए भी है जो किसानों को है जो अवेयर करती है कि भी किस तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें आप है जो किस तरह की क्रॉप्स है जो उनको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स भी है जो एस्टेब्लिश किए गए, तो वहाँ पर जो सॉइल है उसके सैंपल लेकर हम वहाँ पर जो उसके हिसाब से जो डिफरेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पता कर सकते हैं, किस तरह की जो फर्टिलाइजर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम पता कर सकते हैं। आपने जो ट्यूबवेल के अंदर या जो बोरवेल के अंदर जो पानी होता है उसकी टेस्टिंग है जो वहाँ पर कराई जा सकती है, और पता लगाया जा सकता है कि वो पानी है जो वो फार्मिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जो दूरदर्शन पर भी आते हैं, जैसे कृषि दर्शन एक प्रोग्राम है जो दूरदर्शन पे आता है, तो उस हिसाब से वो बताता है कि भाई जिस तरह से अभी इस एट प्रेजेंट जो वेदर कंडीशन है उस हिसाब, बारिश अगर कम हो रही है तो आप जो ये क्रॉप्स है जो कल्टीवेट है जो कर सकते हैं, मानसून अगर सही है तो इस तरह से आप ये क्रॉप्स है जो उसको कल्टीवेट है जो किया जा सकता है। ये सारी नई HYV सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है फार्मिंग में। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको है जो बेनिफिट है जो करने की कोशिश है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो करने की कोशिश है जो कर रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनको मिडिल मैन से भी है जो प्रोटेक्ट करने की है जो कोशिश करती है।
और इसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम टू टाइम है जो एमएसपी डिक्लेयर करती है, साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है वो भी डिक्लेयर करती है, और रिम्यूनेटिव प्राइस भी क्या करती है, डिक्लेयर है जो करती है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं एमएसपी की, बात करते हैं एमएसपी का मतलब ही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसका मकसद ही यही है कि जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिडिल मैन से उनको क्या करे, उनको प्रोटेक्ट करे। तो इसमें क्या होता है कि बिफोर द सीड आर सोन ऑन द फील्ड, बीज बोने से पहले है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कुछ फसलों के है जो प्राइस है जो डिक्लेयर है जो कर देती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस प्राइस पर है जो आपसे जो वीट या जो भी मेजर जो क्रॉप्स हैं उनको क्या कर लेगी, परचेज है जो कर लेगी। तो फार्मर्स के पास में ये चॉइस होती है कि वो उन क्रॉप्स को ओपन मार्केट में भी सेल कर सकता है। अगर उसको ओपन मार्केट में वो सही ढंग से प्राइस नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में वो एमएसपी पे, जो कि गवर्नमेंट ने पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं, बीज बोने से पहले ही उसको डिक्लेयर कर रखे हैं, वो गवर्नमेंट को भी क्या कर सकती है, सेल है जो कर सकती है। तो उसको हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मेजर क्रॉप्स पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो दूसरी जो क्रॉप दूसरा जो प्राइस इन्होंने यहाँ पर बताया, दैट इज व्हाट वी कॉल रिम्यूनेटरी प्राइस, दैट इज व्हाट वी कॉल रिम्यूनेटरी प्राइस। तो रिम्यूनेटरी प्राइस की अगर हम बात करें तो रिम्यूनेटरी प्राइस है जो ये वो प्राइस है जो कि जिस प्राइस पर जो शुगर मिल्स हैं वो शुगर केन को क्या करेगी, परचेज करेगी फ्रॉम द फार्मर। तो ये स्पेशली है जो किसके लिए, किसके लिए होता है, शुगर केन के लिए होता है। जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उस प्राइस पर क्या करेंगे, उसको शुगर मिल्स को क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। जैसे कि जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनका जो फर्दर है जो मिडिल मैन के जरिए क्या नहीं हो, एक्सप्लोटेशन है जो नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है एक है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट प्राइस है जो कहते हैं। एमएसपी के केस में क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो बीज बोने से पहले जो प्राइस है जो डिक्लेयर करती है। प्रोक्यूरमेंट प्राइस में क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग के बाद में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ती है कि जो पीडीएस है उसको मेंटेन करने के लिए या फूड ग्रेन है उसको स्टॉक को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा अनाज की जरूरत है या कुछ और क्रॉप्स की अगर जरूरत है, तो उस कंडीशन में हार्वेस्टिंग के बाद में वो कुछ क्रॉप्स की क्या कर सकती है, जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस है जो डिक्लेयर है जो कर सकती है, जिससे कि फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉटेशन है जो ना हो। तो ये कुछ जो तरीके हैं जैसे कि एमएसपी हो गया, प्रोक्यूरमेंट प्राइस हो गया, या जो रिम्यूनेटरी प्राइस हो गया, ये वो तरीके हैं जिससे कि जो मिडिल मैन है उससे फार्मर्स का जो एक्सप्लॉटेशन है जो चेक या उसको कंट्रोल है जो किया जा सकता है। Now we are almost at the end of this chapter, and before we finish this chapter, one more topic is left, and this is what we call भूदान और ग्रामदान। उसको हमें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस है जो करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी के एक है जो ग्रेट डिसाइपल हुआ करते थे, जिनको महात्मा गांधी ने अपने लाइफ टाइम में ही उन्होंने उनको अपना है जो एक स्पिरिचुअल सक्सेसर या स्पिरिचुअल हायर है जो डिक्लेयर है जो कर दिया था, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल विनोबा भावे। तो उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका किस तरह से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट या एक इंपॉर्टेंट रोल था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर, उसको हमें देखना होगा। क्योंकि उनके द्वारा या उन्होंने जो एक मूवमेंट है जो स्टार्ट किया था, उससे जो कई जो किसान है, कई लाखों जो किसान है, दे गॉट द बेनिफिट एंड दे गॉट द लैंड टू कल्टिवेट, उनको जमीनें मिली जिससे वो जो खेती बाड़ी है जो कर सके। तो उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो महात्मा गांधी के एक है जो डिसाइपल है जिनका नाम है विनोबा भावे, और ये वो विनोबा भावे है जिन्होंने महात्मा गांधी कई जो सत्याग्रह थे उसमें ये बढ़ चढ़ करके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट है जो करते हैं। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेटली 1948 में जो महात्मा गांधी की जो डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में फिर जो ये जो विनोबा भावे थे, ये महात्मा गांधी की जो एक आइडिया था जिसको हम कहते हैं ग्राम स्वराज्य, उससे ये बहुत ज्यादा है जो इंस्पायर थे। और उसी का मैसेज था जिसको ये गांव गांव जाकर है जो महात्मा गांधी के उस मैसेज को क्या करते हैं, ये कन्वे करते हैं और किसानों तक है जो ये पहुंचाते थे। तो उसी चेन में हम क्या देखते हैं कि जब ये महात्मा गांधी के जो मैसेज है उसको पदयात्रा के जरिए अलग अलग गांव में जब ये मैसेज है जो फैला रहे थे, तो उसी समय उनका एक है जो आंध्र प्रदेश में ये गांव है जिसका नाम है पंचपल्ली। तो वहां पर है जो वहाँ के किसानों से उनकी है जो मुलाकात है जो होती है। और पंचपल्ली के जो किसान थे उनका उनका ये ग्रीवेंसेस था कि भाई उनके पास में जमीन नहीं है जिससे कि वो खेती बाड़ी है जो कर सकें। तो उसी समय जब ये उनसे ये बातचीत कर रहे थे वहाँ के किसानों से, तभी है जो एक किसान है, एक फार्मर है, एक नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी। और ये श्री रामचंद्र रेड्डी है जो ये खड़ा होता है और ये ऑफर करता है कि वो 80 एकड़ जो एक जमीन है उसको दान देने के लिए जो तैयार है। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कि एक है जो मूवमेंट है जो स्टार्ट होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, भूदान है जो कहते हैं। भूदान का मीनिंग हो गया द डोनेशन और द चैरिटी ऑफ लैंड। तो इस तरह से जमीन को जो दान है जो दिया जाने लगा। और श्री रामचंद्र रेड्डी की तरह और भी बहुत सारे जो जमींदार थे या बड़े जो किसान थे, इन्होंने अपनी जमीनों को है जो दान देना शुरू कर दिया। और इससे ये फायदा था कि वो जो जमीन थी जो वो दान दे रहे थे, ये उन किसानों को है जो दी जाने लगी जो कि लैंडलेस है, जिनके पास में अपनी जमीन है जो खेती बाड़ी के लिए नहीं थी। और उसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं, इस तरह जो एक भूदान एक मूवमेंट है जो शुरू होता है। और बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि ग्रामदान मूवमेंट भी है जो शुरू होता है। और ग्रामदान से मतलब है कि कुछ जो जमींदार थे जिनके पास में बहुत सारे ग्राम थे या बहुत सारे जो विलेजेस थे, इवन दे वर रेडी टू शेयर दिस ग्राम,
वो जो गांव है उसको वो है जो डोनेट करने के लिए है जो तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ भूदान की तरह ही, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामदान है जो कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से जो किसान थे जिनको इससे है जो फायदा हुआ, जिन किसानों के पास में अपनी जमीन नहीं थी खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जमीन नहीं थी, उनको इससे है जो फायदा हुआ। और ये लैंड रिफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो माना जाता है, क्योंकि उस समय एक एक्ट भी बनने वाला था, जैसे मैंने आपको बताया लैंड सीलिंग एक्ट। उन लोगों को ये मालूम था कि बड़े जो किसान थे कि अगर डोनेशन नहीं दिया या जमीन हमारे पास में ज्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट भी हमसे वो जो एक्सेस जमीन है वो क्या कर सकती है, सीज है जो कर सकती है। तो इसको देखते हुए भी, इस डर को देखते हुए भी, वो अपनी जो जमीन है या जो लैंड है उसको वो क्या करते हैं, वो डोनेट करना है जो शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो शुरू होता है, जिसको हम भूदान और ग्रामदान कहते हैं। और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए हम देख रहे हैं कि जो बड़े जमींदार हैं या जो बड़े जो ताल्लुकदार हैं, वो अपनी सेल मतलब अपनी वॉलेंटियर होकर, मतलब अपनी इच्छा से है जो जमीन को क्या करें, यहाँ पर है जो दान है जो करें। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट है जो स्टेप था इन लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म की डायरेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टेप इसको माना जाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा बहुत कुछ है नहीं। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जैसे जो मेन जो टॉपिक्स हमने जो कवर किए हैं, एक तो आपको एग्रीकल्चर की जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ द एग्रीकल्चर प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो जैसे हमने 3 डिफरेंट जो टाइप्स है फार्मिंग के उसको हमने डिस्कस किया है। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक था वो था प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और जो थर्ड था जिसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो ये जो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके जो फीचर्स हैं वो आपको है जो मालूम होने चाहिए। उसके बाद में हमने जो डिफरेंट जो क्रॉपिंग जो सीजन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमने जो मेजर जो क्रॉप्स हमने जो डिस्कस किए, उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो आपको है जो मालूम होनी चाहिए, चाहे वो हमने राइस की बात कर रहे हैं या फिर वीट की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बात कर लें, ठीक है। उसके बाद में हमने पल्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में फिर हमने जो अल्टीमेटली है जो जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उसमें शुगर केन हो गया। लेटर ऑन we have discussed about the oil seeds, टी, कॉफी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि टी और कॉफी की अगर बात करें तो ये है जो बेवरेज क्रॉप्स हैं। उसके बाद में हमने हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन फूड क्रॉप, जिसमें हमने रबर हो गया, रबर के बारे में फिर हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया है। और कॉटन के साथ ही साथ हमने जो डिस्कस किया किसके बारे में, जूट के बारे में। तो कॉटन और जूट ये बेसिकली दो है जो फाइबर क्रॉप है जो हमने डिस्कस किए। और उसके बाद में हमने जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए। तो 4 है जो हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए, और उसके बाद में कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे। और 1980s में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करती है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म दोनों को इसमें जो शामिल है जो किया गया। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द भूदान और ग्रामदान। Okay, so this is what we have discussed in this chapter, and hopefully you understand this chapter. And if you have any doubt regarding this chapter, you can comment in the comment section. And thank you for watching once again. Okay, thank you.